आज राहुल गांधी ने एक बार फिर गलती कर दी। एक बार फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी को एम्बेरस किया। आज राहुल ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई तो इंडियन स्टेट से है। बाद में कांग्रेस से प्रवक्ता सफाई देने लगे, इंडियन स्टेट को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने लगे, पर तीर कमान से निकल चुका था और बीजेपी ने मौके को लपक लिया। राहुल के बयान को देश विरोधी करार दिया। जेपी नड्डा ने कहा, अब तो राहुल गांधी ने सरेआम मान लिया कि वो देश से नफरत करते हैं। अर्बन नक्सल की बात पहले दबी जुबान से होती थी, लेकिन अब तो राहुल गांधी ने बता दिया कि वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हरदीप पुरी ने राहुल को मानसिक तौर पर दिवालिया बताया। रविशंकर प्रसाद को तो राहुल पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, राहुल को खुद तो कोई समझ है नहीं, उनके ट्विटर भी माओवादी हैं, इसलिए राहुल अब माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। राहुल ने जिस मौके पर यह बयान दिया वो मौका भी ऐतिहासिक है। 40 साल बाद आज कांग्रेस का ऑफिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। जब राहुल ने इंडियन स्टेट से जंग की बात की तो कांग्रेस के नेताओं ने तालियां बजाई। बाद में एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई। जब चारों तरफ से हमले हुए तो कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव किया। यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। मौका था कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन का। 1978 से कांग्रेस का ऑफिस 24 अकबर रोड हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस का नया पता होगा 9A कोटला रोड। कांग्रेस का नया दफ्तर 15 साल में बनकर तैयार हुआ है। आज पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के भाषण हुए। सबने नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसा, लेकिन जब राहुल की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले जेब में रखी संविधान की कॉपी निकाली। सामने बैठे लोगों से कहा, कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। फिर कहा, उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस नफरत के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ रही है। और इसके बाद राहुल की लाइन अचानक बदली और उन्होंने गड़बड़ कर दी। उन्होंने कहा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से है, वो गलत हैं। असल में कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, यानी भारत राज्य से है, क्योंकि सारी सरकारी संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। मैं आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनवा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। We are fighting a civilizational war with these people. They are every day attacking the ideas that we believe in. And only this organization, only the people in this room and the millions of workers of this organization have the courage and the capability to stop them. Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe, अगर मोदी ने चुनाव जीते तो इसके पीछे मोदी की मेहनत है। राजनीति के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाने की ताकत है। मोदी ने पिछले 10 साल में जबरदस्त काम किया है। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं हो कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में अपने काम गिनाते हैं, पर राहुल और उनके साथी मोदी विरोध में इतने खोए हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। वो तो एक अंधेरे काले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिल्ली उस कमरे में है ही नहीं। आज राहुल गांधी ने एक और गलती की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देशद्रोही करार दिया। उनके बयान को मिसकोट करके आरएसएस को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस न संविधान को मानता है, न राष्ट्रीय ध्वज को मानता है, और अब तो मोहन भागवत ने कह दिया कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली थी, आजादी राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली। राहुल ने कहा, इस तरह के बयान के लिए मोहन भागवत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब बात करते हैं राजनीति की। दिल्ली में चुनावी गर्मी आज और बढ़ गई। आज अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय जैसे तमाम नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किए।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 2 सीटों से उम्मीदवार बदल दिए। नरेला से दिनेश भारद्वाज की जगह शरद चौहान को कैंडिडेट बनाया गया है। शरद चौहान नरेला से सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने पहले केजरीवाल ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें फिर मैदान में उतारने का फैसला किया। इसके अलावा केजरीवाल ने हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लों का टिकट काट करके सुरेंद्र सेतिया को मैदान में उतारा है। हालांकि इस खबर की चर्चा ज्यादा नहीं हुई क्योंकि प्रवेश वर्मा का कारनामा सब पर भारी पड़ गया। वैसे मुश्किल अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ती जा रही है। होम मिनिस्ट्री ने शराब घोटाले के केस में ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी। ईडी ने पिछले साल 4 दिसंबर को उपराज्यपाल को लेटर लिखा था, जिसमें पीएमएलए के तहत केजरीवाल और सिसोदिया को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन मांगी गई थी। 11 दिसंबर को वीके सक्सेना ने अनुमति देकर यह फाइल होम मिनिस्ट्री को भेज दी थी और होम मिनिस्ट्री ने यह फाइल क्लियर कर दी है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है। शराब माफिया से 100 करोड़ की वसूली का इल्जाम लगाया है। अब दिल्ली के चुनाव में शराब घोटाले का जिन फिर से बाहर आएगा, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज कहा कि चुनाव के वक्त होम मिनिस्ट्री की परमिशन इस बात का सबूत है कि बीजेपी घबरा गई है। अब सरकारी सिस्टम के जरिए केजरीवाल को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केजरीवाल इन पैंतरों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई। इंडिया अलायंस के नेताओं ने दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को पूरा सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। जब इंडिया अलायंस बना था तो यही तय हुआ था कि जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत होगी, दूसरी पार्टियां उसे सपोर्ट करेंगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल का साथ देने का फैसला किया है। इससे इंडिया अलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। अब मैं आपको दिखाता हूं महाकुंभ का नजारा। प्रयागराज के महाकुंभ की चर्चा इस समय पूरे विश्व में हो रही है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 42 देशों के लोग महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, साधु संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। सनातन परंपरा के मुताबिक अपने गुरु से दीक्षा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पॉल की हो रही है। महाकुंभ में आज लॉरेन पॉल ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा ली। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने लॉरेन पॉल को भगवती काली का बीज मंत्र देकर दीक्षा दी। लॉरेन महाकुंभ शुरू होने से पहले ही भारत आ गई थी। 13 जनवरी को महाकुंभ में पहले दिन संगम में डुबकी लगाई, फिर साधु संतों के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह सुबह अमृत स्नान किया और इसके बाद आज विधिवत तौर पर गुरु से दीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का इनॉग्रेशन किया। नवी मुंबई के खारघर में बना यह मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। इस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन। 9 एकड़ एरिया में बने इस इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण के मंदिर के साथ साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, ऑडिटोरियम और हीलिंग सेंटर भी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार है। मोदी ने मंदिर में यज्ञ किया, राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा की। इसके बाद मोदी ने कहा कि सनातन को समझना है, भारत की संस्कृति और संस्कार को जानना है तो सेवा भाव जरूरी है, क्योंकि सनातन का मूल ही सेवा भाव है। साउथ कोरिया में आज जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला है। यहां पहली बार एक सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट यून सुक योल की गिरफ्तारी से पहले राजधानी सोल में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। जब करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अफसर
राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने पहुंचे तो प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए प्रेसिडेंट हाउस के चारों तरफ कांटों वाले तार लगाए गए थे। हालांकि CIO के अधिकारियों ने वायर कटर से इन तारों को काटा और वो प्रेसिडेंट यून सुक यूल को गिरफ्तार करके ले गए। प्रेसिडेंट यून सुक यूल पर करप्शन का आरोप है।